नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी। गोविंद जी, आपका इंडी24 में बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, जिस प्रकार से आप पहला सवाल आपसे ये लाजमी इसलिए भी है कि इस बार जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का नाम आप लोगों के बीच में से ही एक चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो एक कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर सुशोभित करना, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, हम लोगों को तो निश्चित रूप से बहुत ही खुशी हुई कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। और जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी की बात है तो मोहन यादव जी बहुत ही मेहनती, सिंसियर, गंभीर और दूरदर्शी व्यक्ति शुरू से रहे हैं। हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, एक मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का अवसर मिला, तो निश्चित ही उनके मुख्यमंत्री बनने से बहुत ही हम सब जो मंत्रियों ने काम किया है बहुत ही खुशी हुई और उनके साथ काम करने में एक टीम भावना के साथ हम लोग काम करेंगे। जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मतलब कांग्रेस को इसमें एक दोष नजर आता है। उनका कहना है कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है और सरकार को जो है पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल पर चला रही है केंद्र सरकार। अब कांग्रेस को अनुभव और गैर अनुभव का कौन सा उनके पास थर्मामीटर है? मोहन यादव जी इतने पढ़े लिखे हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, मंत्री रहे, टूरिज्म के पहले एमडी अध्यक्ष रहे और पीएचडी हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि डबल पीएचडी हैं। इसके बाद और कौन से अनुभव और कौन से क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है? ये कांग्रेस को अपने अंदर आत्मा से झांकना चाहिए कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। जी, अब अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो एक राहुल जी पहले भी उनकी एक यात्रा निकाली थी, वो भारत जोड़ो यात्रा थी। अब इसमें उन्होंने न्याय और जोड़ दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो मध्य प्रदेश में आ रही है। और पहली यात्रा से ऐसा एक माहौल बना था कि राहुल जी बहुत परिपक्व हो गए हैं, एक दक्ष राजनेता हो गए हैं। अब दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं तो कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हो। देखिए, पहली यात्रा से उनकी असर ये हुआ कि जिन जिन राज्यों से यात्रा गई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। अब जब वो यात्रा कर रहे हैं तो इसके परिणाम भी लोकसभा में आप देखना, 29 की 29 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी की जिताने के लिए जनता इच्छुक है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो राहुल जी आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी जाने। जनता में बहुत ज़्यादा असर राहुल जी का पड़ने वाला नहीं है। तो जो मतलब पहले भी आपके पास 28 सीटें थी, अब 29 एक बड़ा लक्ष्य लिया है, मतलब इस बार एक सीट है, उसको भी हासिल करना है और वो आराम से जनता देने को तैयार है, वो है छिंदवाड़ा। जी, अब अगर मैं एक धार्मिक भावना की बात करूं तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जब प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण को और उसकी तारीख, राम मंदिर के लोकार्पण की तारीख को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, कोई ऐसा विषय नहीं था, तब आपने राम मंदिर के निर्माण में चांदी की जो शिलाएं हैं और एक बहुत बड़ी यात्रा आपने निकाली। मैंने अपनी विधानसभा में राम शिलाएं निकलवाई। जी, मैंने वो इवेंट कवर किया इसलिए मुझे याद है। तो जिस भाव से आपने वो यात्रा निकाली थी, उस भाव को फलीभूत होते हुए भी आपने देखा। 22 जनवरी की तारीख जो है, कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने कहा हम नहीं जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, 22 जनवरी की तारीख अद्भुत तारीख थी, जीवन भर कोई व्यक्ति उसे भूलेगा नहीं। 500 साल बाद, 500 साल मतलब 5 पीढ़ी के बाद ये अवसर आया। हम सब सनातन वासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारतीयों के लिए ये सब अपनी आंखों के सामने देखने का अजीब अवसर मिला। इस अवसर को अगर कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया
तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की बहुत बड़ी ये कमी कहें, गलती कहें, या उनके जो कांग्रेस के हाईकमान के सलाहकार हैं, उन सलाहकारों ने जो सलाह दी वो आज भी वहाँ ना जाने को लेकर पछता रहे होंगे। अगर नहीं पछता रहे होंगे तो आगे पछताएंगे। जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर उस दिन आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सारे चैनलों में कितना उत्साह था देशवासियों में, बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैंने उस स्थिति, उस दृश्य को अद्भुत नज़ारे से देखा है। जी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने आह्वान किया था कि इस दिन को जो है पूरी हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ मनाएं, तो चूंकि आप स्वयं इस पूरे धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, रामशिलाओं का जो वहाँ रामशिलाएं भेजना, ये शायद ही किसी ने सोचा हो, तो 22 जनवरी को आपकी विधानसभा क्षेत्र का भी माहौल लगभग वैसा ही था। अद्भुत माहौल था। गांव घर घर दिए जल रहे थे, रात में, दिन में रामधुन हो रही थी, भजन मंडली हो रही थी। और हमारी विधानसभा की बहुत सारे लोग, करीब में 9-10 बस लेकर गया था, रामशिलाएं लेकर। जी 9-10। वहाँ चंपत राय जी से हम लोग मिले थे, और हम लोगों को तो रामलला के बिल्कुल पास में दर्शन करने का उस समय अवसर मिला था। रामशिलाएं सौंपी थी, जो चंदा इकट्ठा जो लोगों ने दिया था विधानसभा के, वो भी पूरा वहाँ हम लोग देकर आए थे। तो हमारी विधानसभा में तो उस दिन अद्भुत माहौल था। जी। जिस प्रकार से नए सरकार के गठन में कुछ वरिष्ठ लोग जो है छूट गए हैं, निश्चित रूप से संगठन के दृष्टिकोण से उनका कहीं ना कहीं लाभ लेगा संगठन, लेकिन युवा और एक तेज तर्रार, सीधे स्पष्ट छवि के व्यक्तित्व के तौर पर आपको जाना जाता है, तो आपको दोबारा इस पूरे परिवर्तन में एक तरीके से राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित हुआ है, नए लोगों को मौका मिला है। तो अब आपने तो पुराने लोगों के साथ भी काम किया है और एक नई युवा टीम इस बार ज़्यादा है, तो अनुभव भी है और ऊर्जा भी है। तो आपको क्या लगता है कि जो जिस प्रकार से अभी निर्णय लिए जा रहे हैं, गडकरी जी आए, 10,000 करोड़ की रोड्स का यहाँ सौगात दे के गए, माननीय सिंधिया जी अभी रीवा का काम शुरू हो गया, एयरपोर्ट का ग्वालियर का पूरा होने वाला है, तो एक विकास की डबल इंजन सरकार की गति दिख रही है। देखिए, जहाँ तक काम की बात है तो एक अच्छा तालमेल हम लोगों में है, और मैं तीसरी बार मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे कई साथी के साथ करने का अवसर मिला। इस बार और अच्छा अवसर है कि हमारे बहुत बड़े साथी भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने केंद्र में काम किया है, जो सांसद रहे हैं, उनके साथ भी काम करने का अवसर मिल रहा है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो उनकी सोच है बहुत तेज़ी से चलने की है। अब देखिए, अभी सरकार को बने बहुत 2 महीने नहीं हुए, और तेज़ी से काम आकार ले रहे हैं हर जगह जी। तो अभी तो सरकार चलने दो, डबल इंजन की सरकार है, मेहनत की सरकार है, सबकी सोच एक है कि विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। तो मैं समझता हूं कि इन 5 सालों में मध्य प्रदेश जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, उस रफ्तार को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। जी, जिस हिसाब से अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में तो आप क्लीन स्वीप की बात कर ही रहे हैं, लेकिन देश में भी आप कह रहे हैं 400 पार, तो वो कह रहे हैं कि इनको कैसे पता कि 400 पार, और इनको पहले से कैसे पता 29 कुछ गड़बड़ है, वो ईवीएम पर शक करते हैं। देखिए, ईवीएम पर शक करना तो विपक्ष का शुरू से एक हथियार रहा है कि हार गए तो ईवीएम और जीत गए तो स्वयं जीते। जी। 400 पार कांग्रेसियों के लिए संजय की दृष्टि से देख लेना चाहिए। सबको दिख रहा है, हर व्यक्ति को दिख रहा है कि इस बार लोकसभा के चुनाव होंगे ना, एक तरफा जाना है। तो माहौल मोदी जी और राम मंदिर जी। और इसके साथ विकसित भारत, जो 21वीं सदी का भारत कभी कल्पना लोगों ने की थी, वो कल्पना मोदी जी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। तो लोग क्यों वोट नहीं देंगे कांग्रेस में? मैं समझता हूँ इस बार ऐसी बुरी स्थिति होगी कि जो सीट लोकसभा में वर्तमान में है, वो सीट भी शायद ही रहे।
अभी मोदी जी ने जब लोकसभा में भाषण दिया तो उन्होंने अगले 100 वर्षों का विजन प्रस्तुत कर दिया और वो कह रहे हैं कि अब आप बैठिए तसल्ली से बाहर। तो क्या वाकई में कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय होने वाली है? कांग्रेस की नहीं, सारे विपक्ष की स्थिति ऐसी दयनीय होने वाली है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप टोका टिप्पणी के अलावा कोई विजन पूरे विपक्ष के सामने है ही नहीं। जी, वो आप पर राम मंदिर के का लाभ लेने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं आप जो है धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति कोई नहीं करता। मैं आपसे कह रहा हूं कि राम मंदिर का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है भाई। हमारी कई पीढ़ी इस पृथ्वी पर आई और चली गई, ठीक बात। कई पार्टियां आई, कई सरकारें आई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। राम भगवान राम लला टेंट में ही विराजमान दिखे, पर न्यायालय का आदेश हुआ और न्यायालय के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सोच उन्होंने कर दिखाया। लोग डरते थे कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा, दंगा फैल जाएगा, इस डर से कुछ नहीं करते थे। आखिर प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसा क्या किया कि पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला और राम मंदिर करोड़ों अरबों की लागत से बन गया, रामलला विराजमान हो गए। तो इसका श्रेय तो आदमी ना भी कहे तो मन से वो दिल से दे रहा है। नहीं, लेकिन वो आप सबको पर एक आरोप और लगाते हैं कि आप अल्पसंख्यकों को दबाने की राजनीति करते हैं, जबकि मोदी जी कहते हैं कि नहीं, हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। देखिए, ये कांग्रेस का एक अन्य विपक्षी पार्टियों का एक तकिया कलाम बन गया है। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री आवास आते हैं जी, सबको मिलते हैं, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। राशन आ रहा है, सबको फ्री मिल रहा है, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी। ऐसा तो नहीं कि आप देखिए हर विधानसभा के आगे निकालिए आप, अगर हिंदू को मिले हैं प्रधानमंत्री आवास 100 तो कहीं या मुस्लिम को मिले हैं 150। तो कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं। ये सब कहने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नाम पर काम करती है। इस देश का जो आम मुस्लिम है वो ये समझ रहा है कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। आम मुस्लिम, वो समझदार मुस्लिम जानता है कोई भेदभाव नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज सड़क बनती है तो हिंदू के बाड़े बनती है, मुस्लिम के बाड़े बनती है। आज स्कूल में छूट मिल रही है तो हिंदू को मिल रही है, मुस्लिम को मिल रही है। कौन सी योजना है जिससे मुस्लिम को या अन्य जाति को इग्नोर किया जा रहा है? सबको समान ताकि व्यवहार से देखा जाता है और किया जाता है। ये सब आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जनता समझ रही है। जी, इस बार मोदी जी ने चिट्ठी लिखी थी मध्य प्रदेश को, और लोकसभा के चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव भी पूरी तरह से मोदी जी की छवि पर आधारित था। तो एक लिटमस टेस्ट तो हो गया। विधानसभा में तो आपको उम्मीद से अच्छी सफलता मिली, तो लोकसभा तो क्लीन स्वीप तो कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कि क्लीन स्वीप तो आपके लिए देवा स्वप्न है, वो तो नहीं करने देंगे। मैं तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता। मुझे इतना मालूम है कि लोकसभा का जो फार्म भरता है आदमी, तो उसमें जब वोट डालता है तो मोदी जी की छवि देखता है और वो मोदी जी के नाम पर वोट देता है। और इस बार जो 400 पार का नारा लग रहा है, आप देखना इसके आसपास ही सीटें पूरे देश में आएंगी। अच्छा, एक जब आप लोगों ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया था ना, तो तब कांग्रेस की तरफ से एक आवाज़ आती थी कि अभी देखना, अभी कुछ समय बाद यही कांग्रेस में वापस आएंगे, यही कहेंगे गलत निर्णय हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन निर्णय तो सही साबित हो रहा है। आप अब तो पुरानी बात हो गई, हम लोग तो चुनाव लड़ चुके दो बार जी, और भारतीय जनता पार्टी के अब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की गिनती हो गई। 2 परीक्षाएं पास कर ली जी। अब हम कांग्रेस की बात नहीं करते, लेकिन हाँ, नहीं तो आपको उस समय पे नहीं, उस समय पे एक टर्निंग पॉइंट पे एक सही निर्णय सिंधिया जी के, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा निर्णय था। ईश्वर को कुछ ऐसा कराना था। आज हम लोग जहाँ हैं वहाँ प्रदेश के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जब हम पिछली बार सरकार मंत्री थे, उसके पहले हम दूसरे कांग्रेस मंत्री थे, मैंने हमेशा इस बात का कहा, आरोप नहीं कहा, कि कांग्रेस के ज़माने में हमारी विधानसभा में मंत्री रहते हुए
कोई काम नहीं हुआ। 1.5 साल में 5 पैसा नहीं मिले, हमको नहीं, किसी को नहीं मिले। कांग्रेस के जो मंत्री थे वो भी हमसे कहते थे कि क्या होगा आगे चल के। भाजपा की सरकार में मंत्री बना, आप पूरी विधानसभा में हमने करोड़ों रुपए काम कराए। आज सुर्खी विधानसभा में कम से कम 10-15 हजार रुपये करोड़ का काम चल रहा है। तो पैसा कहाँ से आया? तो भाजपा की सोच विकास की है, काम की है, और पैसे की कमी का रोना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं रोया जाता। तो ये काम करने का अवसर मिला, क्षेत्र को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, और मैं उस पार्टी के साथ हूँ आज जिस पार्टी को सारा देश और सारा विश्व ये मानता है कि यही पार्टी है जो भारत को बहुत आगे ले जा रही है। अब अगर मैं विभाग की आपकी बात करूं, इस बार आपको संयोग से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है, और माननीय मोदी जी का भी एक स्वप्न है कि जो इस देश का जो हमारा गरीब भाई बहन है वो कम से कम खाद्यान्न की कमी का सामना उन्हें नहीं करना पड़े, कोई परिवार भूखा ना सोए। फ्री का जो राशन वितरण है और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो इसको लेकर अब आपकी क्या सोच है कि वो और पारदर्शी हो और सक्षम हो, उसका डिलीवरी सिस्टम और सुधरे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का सोच शुरू से गरीबों के प्रति एक अलग ही सोच रही है। आज पूरे देश में गरीबों को फ्री अनाज मिल रहा है जी। ये छोटी बात नहीं है। पूरे देश अगर बाजार में जाओ, मार्केट में जाओ, तो 25 से 30 रुपए किलो गेहूं मिलता है। बिल्कुल। अगर कंट्रोल या मार्केट, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का या देश का, प्रदेश का ये गेहूं अनाज मिलना बंद हो जाए तो आम गरीब के लिए एक दिन की मजदूरी में 5 दिन का खाना चलेगा, ये हाल हो जाएगा। लेकिन आज मोदी जी का सपना है हर व्यक्ति को फ्री गेहूं। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो ट्राइबल एरिया है वहाँ एक नया प्रयोग शुरू किया है कि घर घर जाके डिलीवरी दे रहे हैं हम। वहाँ हमारी वैन जाती है, हमारी कंट्रोल की दुकान, होम डिलीवरी। हमने वहाँ वैन खरीदी, बड़ी बड़ी वैन हमारी है, और वैन भी हमने दी है वहाँ के बेरोजगारों के लिए। वहाँ के बेरोजगार अपनी गाड़ी से, स्वयं की गाड़ी से वैन में ले जाता है, घर घर जाके वहाँ मोहल्ला मोहल्ला जाके हम लोग वहाँ अनाज दे रहे हैं, होम डिलीवरी, उसको राशन दे रहे हैं। ये योजना हमारी अभी आगे चल के हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे जी। और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शुरू की थी और बहुत सफल हुई है। युवाओं के लिए हमने अन्न दूत योजना के अंतर्गत ट्रक भी दिए हैं। हमने उसकी जो स्टार्टिंग का पैसा कुछ सरकार ने भरा, और उसके बाद में लोन पर लोगों ने ट्रक उठाए हैं, उनसे युवाओं को रोजगार ही मिल रहा है, और अपना अन्न दूत योजना के अंतर्गत वो घर घर लोगों को होम डिलीवरी का अनाज भी दे रहे हैं। अभी मैंने एक घोषणा की है कि जो कंट्रोल की दुकान है वो प्रदेश की हर पंचायत में होना चाहिए। अभी बहुत जगह नहीं है, तो एक पंचायत के आदमी को दूसरी पंचायत जाना पड़ता है। कुछ दिन के अंतर्गत से ही हम मध्य प्रदेश की हर पंचायत में एक कंट्रोल की दुकान देंगे, ताकि लोगों को यहाँ भटकना ना पड़े और सुविधा अनुसार उसको खाद्यान्न अनाज मिल सके। पंचायत अपने आप में एक यूनिट होती है, वहाँ वोटिंग होती है, सब होती है। अगर पंचायत में ये व्यवस्था हो जाए तो लोगों को वाकई हर पंचायत में, मैंने अभी कुछ पंचायतें बची हैं हमारी, तो कोशिश है हमारी कि हर पंचायत में कंट्रोल की दुकान खोली जाए। पिछले कार्यकाल में भी आपने बहुत नवाचार किए थे, खासकर टेक्नोलॉजी से आपने सिस्टम को जोड़ने की बहुत 2-3 बड़ी स्ट्रॉन्ग योजनाएं जो आप लाए थे। तो इस बार जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक चीज़ होती है भंडारण, एक बड़ा व्यवस्था है। कई बार क्या होता है, आप खरीदी करते हैं और भंडारण में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है तो अनाज की गुणवत्ता खराब हो जाती है, फिर वो जब डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है फिर सवाल उठते हैं। तो भंडारण बहुत बेहतर रहे और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना हो, इस पर कोई सोच अगर आप? देखिए, गुणवत्ता के लिए तो हमारे सर्वेयर हर जगह रहते हैं, और हमारा सोचना है कि कोई गुणवत्ता में किसी प्रकार की हम लोग कमी नहीं रखेंगे। दूसरा, अभी से मैंने निर्देश दे दिए हैं सारे विभाग के लिए कि गेहूं की उपज होगी, खरीदारी होगी, उपार्जन होगा, उसके बाद में भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास में है। मध्य प्रदेश में काफ़ी बियर हाउस बन चुके हैं, गवर्नमेंट के बियर हाउस भी हैं, लोगों के प्राइवेट बियर हाउस भी हैं, और इसके बाद भी दिक्कत जाती है तो हम लोग सालों बैग के द्वारा तैयार हैं भरने के लिए। मतलब हमारा सोचना है कि बरसात में हमारा गेहूं खराब ना हो, भंडारण की व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए मैंने तैयारी भी कर ली है। और मैं औचक निरीक्षण भी करूंगा
मंडियों में सर खरीद को लेके जो तमाम क्राउड लगता है, कई बार लोगों को 3-3 दिन रुकना पड़ता है, तो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे मंडी कृषि विभाग के अंतर्गत आती है, हमारे यहाँ नहीं आती, लेकिन हमारा जो तालमेल वाली बात, हमारा उपार्जन आता है हमारी ये तो समितियों में होता है जी, या उसके बाद में हमने व्यवस्था की है कि अधिक से अधिक उपार्जन हमारा बियर हाउस के पास ही हो जी, उसमें हमारा पैसा बचेगा। भाई हम लोग खरीदते हैं, फिर ट्रकों से सप्लाई होती है तो करोड़ों रुपये हमारा उसमें खर्च हो जाता है। तो मेरा सोचना ये है कि मैक्सिमम खरीदारी हम अपने बियर हाउस के सामने ही करें, तो खर्चाई बचे, गुणवत्ता भी हो, टाइम से वो गेहूँ शिफ्ट हमारे गोदाम के अंदर हो जाए। जैसे आपने कहा है कि ये अन्नदूत योजना है, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से, अब चूंकि विभाग अभी हाल में ही आपके पास आया है, रिव्यू चल रहा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको लेकर कितने संतुष्ट हैं? देखिए संतुष्ट तो है, अच्छा चल रहा है, पर हमारा ये है कि अभी और ज़मीन में जाने की आवश्यकता है। मैंने स्पष्ट बोल दिया है विभाग में कि मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ जी। मुझे कंट्रोल से लेकर, नापतोल से लेकर, फूड विभाग से लेकर, नागरिक आपूर्ति से लेकर, जहाँ भी कमियाँ मिलेगी मैं किसी को भी कठोर से कठोर कार्रवाई में चूकने वाला नहीं हूँ। और खाद्य अपमिश्रण और अमानक खाद्य पदार्थ भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। आप चूंकि आपको सब आपके सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं, तो ये जो कई बार नकली खोआ, नकली मैं अभी 2-4 दिन में अभी समीक्षा बैठक करने वाला हूँ, और इसके बाद जैसे ही मैं दौड़ूंगा तो मेरा सोचना ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि काम बिल्कुल फेयर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा अनुरूप हो, और विभाग में कोई भी इस प्रकार की गड़बड़ी सामने ना आए, इस प्रकार को मैंने सचेत कर दिया है और मैं तैयार हूँ, और सब लोग अच्छे से काम करने को तैयार हैं। तो फिर डबल इंजन की सरकार सर 400 के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी? 100%। बेपटरी नहीं होगी? इसमें मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट है। तो मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे और डबल इंजन की सरकार सरपट विकास की पटरी पर दौड़ रही है और लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और अभी तो सरकार सिर्फ शुरू हुई है, आगे जो नतीजे होंगे वो सामने होंगे और वो बताएंगे कि वाकई में विकास की इबारत कैसे लिखी जाती है। सर, तमाम पहलुओं पर आपके चेयरपर्सन अंदाज में चर्चा हुई। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।